सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधकार से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो लेखक है बच्चों, वो बता रहे हैं कि निरुद्देश्य घूम चुकने के बाद वो सड़क के किनारे ऐसे ही बेंच पर बैठ गए थे। तो वो कहाँ गए थे? नैनीताल गए थे। अब नैनीताल में कैसा समय हो रहा था? संध्या धीरे धीरे उतर रही थी और रुई के रेशों से भाप से बादल हमारे सिरों को छू रहे थे। फिर हल्के प्रकाश और अंधकार से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी वो सफेद दिखते। जरा सी देर में अरुण पड़ जाते और ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। ताल में किश्तियां अपने सफेद बाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई से शक्ल की डोगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि ताल में जो किश्तियां हैं वो अपने सफेद बाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। तो आपने देखा होगा, आप जब नैनीताल गए होंगे, आपने कभी घूमे होंगे, तो नैनीताल में जो किश्तियां होती है वो पानी में बहती रहती है। किश्तियां क्या होती है बच्चों? जो नाव होती है। तो नैनीताल में बहुत सारे ताल देखने को मिलते हैं, तो वहां पे इसलिए बहुत सारी किश्तियां देखने को मिलती हैं। तो उस किश्तियों में क्या किया जाता है? उसमें बैठकर तालों में घूमा जाता है। तो उसी किश्तियों में बैठकर सफेद बाल उड़ाती हुई जो किश्ती है वो दो अंग्रेजों को, यात्रियों को लेकर इधर से उधर घूम रही थी। और कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। और कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे, यानी कि वो मछलियों को देख रहे थे। सड़क पर से नरनारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकार व गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे अब ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक दिया। तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि अब जो अंधकार है वो बढ़ता जा रहा था और बादल सफेद होकर जम गए थे। अब इक्का दुक्का आदमी ही सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था और जो लेखक है वो वहीं के वहीं बैठे हुए थे। फिर उनको सर्दी सी महसूस होने लगी। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो रोशनियां हैं मानो वहां पर मर गई हैं, यानी कि वहां पर बिल्कुल भी रोशनी उन्हें नहीं नजर आ रही है और जगमगाहट जो है वो लुप्त हो गई है, क्योंकि अब क्या नजर आ रहा है? वहां पे कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। तो आपने भी देखा होगा बच्चों, जब कोहरा नजर आता है तो हमें क्या नजर आता है? धुंध सी नजर आती है, यानी कि हमें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता है। तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ। तो हर जगह उन्हें कोहरा ही दिखाई दे रहा था। वो जो कोहरा है वो टप टप करके टपक रहा था। अब सब जो है वो अपने होटल जा रहे थे। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा आगे था ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिप सो जाना चाहता था, पर साथ के मित्र की झनक कब उठेगी और कब थमेगी इसका क्या ठिकाना है।
और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। अब जो लेखक है वो तो जल्दी से क्या करना चाहते हैं, होटल पहुंचना चाहते हैं और अपने बिस्तर में सोना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। लेकिन जो उनके साथ का मित्र था वो उनके होटल के बगल में एक बेंच रखा हुआ था, उस पर बैठने के लिए उनसे कह रहा है। हम उस कोहरे की रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे पर उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ तो मैंने खींच कर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। अब उस बेंच पर बैठे बैठे क्या हो गए थे, 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए थे। तो लेखक ने अपने मित्र को कहा खींच कर कि अब चलते हैं। लेकिन जो उनका मित्र है वो उनके हाथ पकड़कर जोर से उन्हें खींच रहा है और बैठने के लिए बोल रहा है। अब वो ऐसे कर रहा है तो उन्हें बैठना ही पड़ रहा है। अब वो कैसे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो चुपचाप बैठकर वो बहुत ज्यादा तंग हो गए हैं। तभी जो उनका मित्र है वो अचानक बोलता है, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। तो उनका मित्र किसको दिखा रहा होता है, एक आदमी जो है वो पूरे कोहरे सफेद से उन्हें नजर आ रहा होता है। तो वो मूरत की तरह उन्हें नजर आ रहा था। तो जो लेखक है वो बोल देते हैं कि कोई होगा। तो 3 गज की दूरी से उन्हें दिख जाता है कि वहां पर एक लड़का जो है वो सिर खजाते हुए आ रहा है। अब वो जो लड़का है उसने मैली सी कमीज पहनी हुई है और चुंगी लालटेन के छोटे छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा तो कोई 10 बरस का होगा। यानी कि वो रोशनी में जब देखते हैं, थोड़ी बहुत रोशनी में, तो उस बच्चे को जब देखते हैं तो वो कितने वर्ष का लगता है, 10 वर्ष का लगता है। और उसका जो रंग है वो गोरा है पर मैल के कारण थोड़ा काला पड़ गया है और आंखें अच्छी है पर सूनी है। मित्र ने आवाज उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने जैसे सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो उनका मित्र है वो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को आवाज लगाता है। तो वो ऐसा भागकर आता है जैसे वो जाग गया हो। तो जागकर वो बाहर आता है। फिर जो उनके मित्र है वो उससे पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है? तो बताता है। तो वो सुनी आंखें फाड़ देता है, यानी वो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। फिर दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? उनका मित्र कहता है। तो वो कहता है, बालक जो है वो मौन मुंह खड़ा रहता है। फिर वो पूछते हैं कि कहाँ सोएगा? तो वो बोलता है यहीं कहीं। फिर वो पूछते हैं कल कहाँ सोया था? फिर वो बोलता है दुकान पर। फिर आज वहां क्यों नहीं गया? तो वो बोलता है कि नौकरी से हटा दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बालक है वो कितना छोटा बालक है और यहाँ पे जो लेखक है और उनके जो मित्र हैं वो उस बालक से बात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि इतनी रात को तू क्यों घूम रहा है? तो वो बालक बता रहा है कि उसे नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए उसे यहाँ पर घूमना पड़ रहा है। वो पूछते हैं कि फिर नौकरी करेगा? तो बोलते हैं हाँ। फिर बाहर चलेगा? हाँ। फिर पूछा जाता है आज क्या खाना खाया? वो बोलता है कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, यूं ही सो जाएगा। हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? माँ बाप है। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए, वह अब नहीं है।
तो उनका जो मित्र है, लेखक का जो मित्र है, वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तेरे माँ बाप है? तो बच्चा कहता है हाँ माँ बाप है, पर वो कोसों दूर गांव में रहते हैं। तो पूछते हैं कि तू गांव से भाग आया है? तो बोलता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन है, सो मैं भाग आया। अब वहां पर जो उसके गांव है, वहां पर अगर काम नहीं है तो उसके पास रोटी नहीं है, तो बाप भूखा रहता है, मारता था, और माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, यानी कि उस बालक के साथ एक बच्चा और आया था, उसका साथी उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए, वह अब नहीं है। तो वो पूछते हैं कहाँ गया? वो बोलता है मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से ही पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 शाल लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो उसका साथी उसके साथ आया था वो मर गया। तो ये सुनकर जो लेखक है और जो उनके मित्र हैं वो ये सोचते हैं कि इतनी सी उम्र में उसको मौत की भी पहचान हो गई, क्योंकि वो बच्चा तो छोटा है और उन्हें इस चीज का अचरज हो रहा है कि इसे कितना दर्द हुआ होगा। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मरा? तो बताता है कि साहब ने मार दिया तो वो मर गया। और फिर उसके बाद वह साथ चल दिया। लौटकर फिर जो लेखक है वो अपने वकील दोस्तों के होटल में गए। फिर उन्होंने कहा वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर कमरे से उतरकर आए। फिर कश्मीरी 2 शाला लपेटे हुए थे और मुझे पैरों में चप्पल थी। फिर स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। और वो पूछते हैं उनसे, ओहो फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए इसे? आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अब जो लेखक है वो उस बालक को कहाँ ले जाते हैं? अपने वकील दोस्तों के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि आपको नौकर की जरूरत थी और देखिए लड़का है। तो बोलते हैं कहाँ से लाई इसे, आप जानते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता, यानी कि बेईमानी नहीं करेगा। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहाँ से? लो जी यह नौकर लो। तो उनके जो वकील दोस्त हैं वो उनसे कहते हैं कि ये जो पहाड़ी बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं और इनमें बहुत गुण छुपे होते हैं। तो आप भी क्या अजीब हैं, उठा के लेकर आ गए और कह रहे हैं कि यह लो नौकर। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। तो जो उनके वकील दोस्त हैं वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन जो लेखक है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लड़का जो है वो अच्छा है। लेकिन जो उनका दोस्त है, जो वकील लोग हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अब हमने ऐरे गहरे को नौकर बना के रख लिया और कल को वो कुछ भी हमारा सामान उठाकर ले गया तो क्या होगा? आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। तो अब जो उनके वकील दोस्त हैं वो नहीं मानते हैं और वो बोल के चले जाते हैं कि आप तो मजाक करते हैं, ये बोल के सोने चले जाते हैं। अब वकील साहब के जाने के बाद अब होटल के बाहर आकर मित्र जो है वो अपनी जेब टटोल कर कुछ देखता है और फिर वो किसकी तरफ देखने लग जाता है? लेखक की तरफ देखने लग जाता है। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। तो वो लेखक की तरफ क्यों देख रहा होता है? उनका जो मित्र है वो कहता है कि मुझे इसे कुछ खाने के लिए देना था, इसे खरीद के देना चाहता था, पर मगर मेरे पास 10-10 के नोट है, तो नोट ही शायद मेरे पास है। तो वो भी बोलते हैं कि मेरे पास भी नोट है। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सकप कार कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं। तो उनका जो मित्र है वो पूछता है कि अब हम दोनों के पास 10-10 के नोट है तो अब क्या करना है? तो वो कहता है कि 10 का नोट ही दे देते हैं। तो उनका जो मित्र है वो कहता है,
उनका मुंह देखकर कि अब अगर इसे पैसे दे दिए तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। अब दया तो है दिल में, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम इसकी इतनी मदद कर पाए। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ हो नहीं सकता, कल मिलना। वह होटल दी पव जानता है, वही कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराशा आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। अब उनके पास इस समय पैसे नहीं होते हैं, तो जो उनका मित्र है वो उसे बच्चे को वापस जाने के लिए कह देता है और फिर कहते हैं कि कल तुम हमें मिलना, कल हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये कहकर वो जो लड़का है वो निराशा से पूछता है कि मैं चला जाऊं, और वो वहां से चला जाता है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। अब जो उनका जो मित्र है वो यही सोच रहा है कि उस बालक के पास, उस बच्चे के पास बहुत कम कपड़े हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो जो लेखक है वो यही कहते हैं कि ये संसार है और यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो वो एक प्रकार के स्वार्थ की फिलॉसफी अपने मित्र को सुनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो पहले हम बिस्तर में थोड़े गर्म हो जाते हैं। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चले को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। तो उदास होकर जो मित्र है वो स्वार्थ से कहते हैं, लाचारी कहो या निठुर बेहयाई कहो, दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा बालक वहां पर नहीं आया। उन्होंने जहाँ पर उसे बुलाया था, होटल दी पब में, तो उन्होंने उसका इंतजार भी नहीं किया। उन्हें ऐसे ही लगा कि उसका इंतजार करना व्यर्थ है। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। तो जैसे ही वो मोटर पे बैठने वाले होते हैं, जैसे ही गाड़ी पर बैठने वाले होते हैं, तो उन्हें समाचार मिलता है कि पिछली रात को एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। अब वो सोच रहे हैं कि उसे मरने के लिए भी वही जगह मिली, 10 बरस की उम्र मिली और वही कमीज मिली, चिथड़े हुए कपड़े मिले। तो आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसे दिया है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। अब बताने वालों ने क्या बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। यानी कि जब वो मरा था तो उसके ऊपर इतनी बर्फ गिरी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने क्या दिया है, उसे कफन दिया है सफेद रंग का। और फिर लेखक ने अंत में यही कहा कि सब सुना और सब सोचा, अपना अपना भाग्य। यानी कि सब सुनने के बाद उन्हें यही लगा कि शायद अपना अपना भाग्य, क्योंकि वो बालक कल नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। अगर उनके पास शायद पैसे होते तो उस समय उसकी मदद कर देते, पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस बालक की मदद कर सके और उसे काम दे सके। लेकिन जब उन्होंने उसे बुलाया था वो वहां पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तब तक वो अपने प्राण त्याग चुका था। तो इसलिए बच्चों कहा गया है कि अपना अपना भाग्य शायद उस बालक के भाग्य में नहीं था कि वो बच पाए, तो इसलिए तभी उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।